अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा जो है वो आ चुके हुए हैं। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो बायोलॉजिकल सर्विसेज से स्टार्ट होगा। कल हमने एंड किया था जी बायोलॉजिकल मेथड। कल के बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो पहले आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कल जो है वो कैंपस की जो चैट थी, मीन लास्ट जो वर्किंग डे था उसमें कैंपस चैट जो थी वो नहीं थी उस टाइम अवेलेबल। अब जो है वो अवेलेबल है। आप प्रीवियस लेक्चर से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ चुके हैं, इस तरह ये स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आज जो है मैंने आपको बायोलॉजिकल सर्विसेज का जो पहला पार्ट है वो इंशाल्लाह कवर करवा देना है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट सलाम कर रहे हैं और हाल पूछ रहे हैं, इन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ठीक होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और प्री क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह हमारा जो प्लान होगा वो यही होगा कि हम जल्द से जल्द इस चैप्टर को ख़त्म करके जो है वो टेस्ट जो है वो इसका कंडक्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से तो आप जल्दी से कर लें ताकि जो है मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकूँ। नहीं है तो फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने बायोलॉजी के बारे में जो बातें की हैं, अब हम बायोलॉजी से फ़ायदा उठाने की तरफ जा रहे हैं कि हम बायोलॉजी से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़े लोग आते हैं, बड़ा फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें बायोलॉजी से क्या क्या बेनिफिट और फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, पहला फ़ायदा जो है ना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वो है रोटी। आपको पता है हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए ना वो हमारी खुराक है। खुराक की कमी जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए, और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास बायोलॉजी की सर्विस है जो हमें फूड प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर कहत आ जाए फूड की। इसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। जब तक फूड नहीं होगी काम कैसे करेंगे? कोई भी काम आप करें तो उसके पीछे देखें बैक एंड पे फूड प्रोडक्शन ही होती है। मीन आप फूड किसी को खिलाएंगे तो वो काम करने के काबिल होगा ना। अगर दुनिया में फूड कम पड़ गई क्या करेंगे? तो हम फिर बायोलॉजी से हेल्प लेंगे जनाब फूड प्रोडक्शन के अंदर। नंबर 2, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का बीमारी है, सेहत है। तो सेहत को ट्रीट करने के लिए, बीमारियों को कम्बेट करने के लिए हमारे पास जो सेकंड इम्पॉर्टेंट सर्विस है बायोलॉजी की, उसका नाम है डिजीज़ कंट्रोल। जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है तो हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? कॉमन सेंस है, हमें बायोलॉजी से हेल्प लेनी पड़ेगी। इसी तरह हमारी एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है। हम लोग जो है इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन बायोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। अब प्रीवियस कमेंट्स आपके आ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे दूं। लास्ट जो मैंने आपको समझाया था लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजिकल मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कई मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। सेकंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें रिडक्शन कहाँ गई? 9th में रिडक्शन पढ़ी थी ना आपने, रिडक्शन कहाँ गई? तो वो रिडक्शन बेसिकली हाइपोथेसिस का ही पार्ट बना दी, वो डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट बन गई। डिडक्टिव रीजनिंग ही बेसिकली डिडक्शन थी। ओके, डिडक्टिव रीजनिंग ही बेसिकली क्या थी? डिडक्शन थी। ओके, अब आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी की हेल्प से खुराक की प्रोडक्शन करवाएंगे, खाना पैदा करवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे और एनवायरनमेंट को महफूज करवाएंगे। सर, इज दिस एम्स? नो, दीज आर सर्विसेज। दीज आर बायोलॉजिकल सर्विसेज, यानी बायोलॉजी की सर्विसेज हैं ये। अब हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग फूड प्रोडक्शन ही सबसे पहले करेंगे। एमसीक्यूज़ के टेस्ट कब होंगे? ओके, एमसीक्यूज़ के टेस्ट भी इंशाल्लाह आपके जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी की हेल्प से हमने कौन कौन सी खुराक तैयार की? तो सबसे पहले हमने ऐसी क्रॉप्स तैयार की हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं और उनकी यील्ड ज़्यादा है। हमने यील्ड बढ़ाई है और डिजीज़ रेजिस्टेंस पैदा करवाई है, मीन बीमारी से मुज़ाहमत, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी, दोनों के अंदर। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको खुराक के तौर पर खाते हैं और कुछ ऐसे
एनिमल्स हैं जिनको खुराक के तौर पर खाते हैं। तो सिर्फ फूड को प्रोड्यूस नहीं करना बल्कि फूड को प्रिजर्व भी करना है, महफूज यानी कंजर्व भी करना है। तो पौधे आपको पता है उनकी यील्ड यानी कि पैदावार, यील्ड मीन पैदावार, जितनी पैदावार ज़्यादा होगी उतनी खुराक ज़्यादा पैदा होगी, और जितनी बीमारियां कम लगेंगी पौधों को उतनी हमें फसलें ज़्यादा मिलेंगी। अगर बीमारियां लग जाएंगी तो फसलें तबाह हो जाएंगी। इसी तरह जानवरों की भी जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ाएंगे हम बायोलॉजिकल टूल से, उनकी क्लोनिंग वगैरह करवाएंगे ताकि ज़्यादा कैटल पैदा हों, ज़्यादा काउस पैदा हों, ज़्यादा जो है वो गोट्स पैदा हों, और उनमें भी बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करवाएंगे ताकि वो बीमार ना हो जाए। मकसद मैं अक्सर एक रोड से गुज़रता हूँ, वहाँ पे ना मैं देखता हूँ कभी कभार जो है ना वो जो काउस के जो बेबीज़ होते हैं या जो बफलोस के जो बेबीज़ होते हैं वो अक्सर जो है ना वो मरे हुए पड़े होते हैं। क्यों? उनको बीमारी लग जाती है, वो मर जाते हैं। तो बायोलॉजी की हेल्प से हम उनको बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट बनाएंगे ताकि वो मरे ना, और हमारी खुराक, क्योंकि हमने उनको खाना ही है जब वो बड़े हो जाएंगे, गोश्त खाना है, तो हमारे जो है एनिमल्स डिजीज़ से बचे रहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है जी, ये प्रीवियस लेक्चर वो जो टाइम टेबल बना हुआ ना आपके campus.pk में, वो जो टाइम टेबल है उसके ऊपर आप क्लिक करके आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर, यील्ड बढ़ाया और उनको डिजीज़ से बचाया। नंबर 2, हम ये काम कैसे करेंगे? हम जो है वो ब्रीडिंग करवाएंगे, रिप्रोडक्शन जो होती है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, अपनी मर्ज़ी के ऑर्गेनिज़म की जो है वो ब्रीडिंग करवाएंगे, जिसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी की क्रॉप्स पैदा कर जो है वो करवाएंगे, जस्ट लाइक वीट, कॉर्न, राइस वगैरह। हम उस वीट के प्लांट की ब्रीडिंग करवाएंगे जो ज़्यादा पैदावार दे रहा है, उसकी नहीं करवाएंगे जो पैदावार नहीं दे रहा। इस तरह की ब्रीडिंग को हम क्या कहेंगे? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसी तरह बाकी के भी जो हमारे पास फसलें आती हैं, हम उनकी ना देखेंगे यार फ़लाने शहर में, फ़लाने गांव में लगी हुई जो फसल है उसकी पैदावार ज़्यादा है, वो अच्छी है, तो फिर हम उसकी ब्रीडिंग बढ़ा देंगे। ओके। उसके बाद जो सेकंड एनिमल्स के अंदर हम क्या करेंगे? एनिमल्स में पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं जी। आपको पता है ना वाइट मीट जो आया है वो बायोलॉजिकल रूल्स के तहत आया। पोल्ट्री है, ये चिकन आ गया ना, वाइट चिकन। तो जो वाइट चिकन आई है वो वाइट चिकन हमें क्या दे रही है? हमें वाइट चिकन फूड दे रही है। ओके, वो हमें फूड दे रही है, उससे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड कंज्यूम कर रहे हैं। चिकन बिरयानी ले लें आप, चिकन कोरमा ले लें, जो भी आप चिकन की चीज़ लेंगे उसमें आपको पोल्ट्री मिलेगी। तो पोल्ट्री आपको पता है ना, ये वाइट जो चिकन है ये नेचुरल नहीं है, ये बायोलॉजी के तरीक़ों को इस्तेमाल करके बनाया गया है। ओके। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जब हम डीएनए तब्दील करते हैं किसी का तो अपनी मर्ज़ी के ट्रेड्स उनमें ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मीन हम चाहते हैं जी हमारी गोट्स ऐसी हों जिनका दूध ज़्यादा बनता हो, जिनके बच्चों में गोश्त ज़्यादा हो, काउस का गोश्त ज़्यादा हो। हम उनके ट्रेड्स अच्छे करवाने के लिए उनको ट्रांसजेनिक बना देते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है हम उनके अंदर जीन्स चेंज कर देते हैं। अगर मैं कहूँ जी मैं इस एनिमल के अंदर ना ज़्यादा गोश्त पैदा करने वाली जीन डाल देता हूँ, तो जीन डालने से इस एनिमल का गोश्त बढ़ जाएगा, इसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो इससे फिर हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म आएगा वो क्या होगा? ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक जो है ये प्लांट भी हो सकता है, ट्रांसजेनिक जो है वो एनिमल भी हो सकता है। ठीक है। ट्रांसजेनिक तब कहेंगे जब उसकी जीन चेंज करेंगे, डीएनए तब्दील करेंगे। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में लाजमी नहीं है कि आपने डीएनए या जीन को चेंज भी किया हुआ हो, लेकिन ट्रांसजेनिक में आप उसका डीएनए तब्दील कर चुके होंगे, अपनी मर्ज़ी का डीएनए ऐड कर चुके होंगे, अपनी मर्ज़ी का जीन ऐड कर चुके होंगे। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब आपने बताना है। एक हमारे पास प्लांट है ए, ये ए प्लांट है जी, सपोज करें ये प्लांट जो है छोटी सी यील्ड देता है, ज़्यादा यील्ड नहीं दे रहा, इसका कद भी इतना ऊंचा नहीं है, इसके ऊपर फल भी कम लगते हैं। बी जो है ना, ये प्लांट जो है ना ये बड़ा है,
इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है और इसके ऊपर फ्रूट्स भी ज़्यादा लगते हैं और इसको बीमारी भी नहीं लगती। बी प्लांट है। ओके, अब आप मुझे बताएं, आप किसकी जीन निकाल कर किस में डालने की कोशिश करेंगे? जीन चेंज करने के तरीके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे इतना बताएं कि आपको क्या लगता है, आप कौन से प्लांट की जीन्स यानी कि डीएनए, जीन मीन डीएनए निकाल कर कौन से प्लांट में इंसर्ट यानी डालेंगे ताकि उसके ट्रेड भी अच्छे हो जाएं, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। हाँ जी, तो ज़रा इन दोनों में कंपैरिजन करें और मुझे जल्दी से जवाब दें, कौन सी जीन आप निकालेंगे और किसके अंदर आप ऐड करेंगे। ए की यील्ड कम है, इसमें फल कम लगते हैं, और बी की यील्ड ज़्यादा है, फल ज़्यादा लगते हैं, बीमारियां भी नहीं लगती हैं वगैरह। हाँ जी, बी टू ए। हाँ जी, अब समझ आ गई ना आपको। हम ट्रांसजेनिक में अब जब हम बी टू ए जीन डाल देंगे या डीएनए इसका इसमें डाल देंगे, तो मुझे बताओ आप इस वाले पौधे को ओरिजिनल पौधा कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे इसकी जीन तब्दील हो गई है। अब ये पौधा ओरिजिनल नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया। अब जब ये ट्रांसजेनिक हो गया तो इसकी भी पैदावार बढ़ जाएगी, इसकी भी जो है ना जो पैदावार होगी, यील्ड होगी, वो बढ़ जाएगी। इसके ऊपर भी ज़्यादा फसलें, ज़्यादा फ्रूट्स जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर जब फ्रूट्स ज़्यादा लगेंगे, बीमारी भी नहीं लगेगी। अब आप चाहते हैं कि इस जैसे कई पौधे आपके पास आ जाएं, कई फसलें, एक नहीं, अभी तो ये एक आई है ना। आप चाहते हैं आपके पास इस जैसे मैनी पौधे आ जाएं। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पौधे की ये जो ए है, जो आपने इसकी जीन चेंज कर दी है, इसकी आप क्लोनिंग करवा लेंगे। क्लोनिंग का सिंपल मतलब बताऊं आपको क्या है, डिटेल बाद में पढ़ेंगे। कॉपी कर देंगे, जिस तरह कॉपी पेस्ट नहीं करते, कॉपी पेस्ट, हम इस प्लांट की क्लोनिंग करवाएंगे, उसकी कॉपीज़, कॉपी पे कॉपी। अगर आपके पास एक तस्वीर है, आप उसकी जितनी कॉपियां चाहे मोबाइल में कर सकते हैं ना, एक कॉपी उधर भेज दी, एक उधर भेज दी, जहाँ भेज रहे हैं कॉपी होती जा रही हैं। 100 लोगों को आप अपनी तस्वीर भेज दें, 100 कॉपियाँ चली गई। 100 पहले ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, उसके बाद फिर क्या होती है, क्लोनिंग होती है उसकी, जिसमें आप उसकी कॉपियाँ तैयार करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत। बेतहाशा कॉपीज़ जो हैं वो तैयार करते हैं। और अगर आपके पास बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन ना होती तो क्या आप क्लोनिंग कर पाते, कॉपियाँ, ढेर सारी कॉपियाँ पौधों की, जानवरों की बना पाते? नहीं बना पाते। तो जितनी ज़्यादा पौधों की कॉपियाँ होंगी उतनी आपके पास फूड ज़्यादा होगी, जितनी जानवरों की कॉपियाँ ज़्यादा होंगी उतनी फूड ज़्यादा होगी। ये देखें, तो मैं अब आपको वही वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी सारी बातें अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं, खुराक पे। पौधे ज़्यादा पैदा हुए, खुराक ज़्यादा बनेगी, जानवर ज़्यादा पैदा हुए, खुराक ज़्यादा बनेगी। ओके, तो मेरा ख्याल अब आपको बात समझ आ गई। क्लोनिंग में कॉपियाँ करवाई जाएंगी और कॉपी करवाने का जो तरीका होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा, जिसमें एक जैसी ढेरों कॉपियाँ जो हैं वो तैयार करवा सकते हैं। ओके, हम प्लांट ए की कॉपीज़ भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट ए की कॉपीज़ भी हम बना सकते हैं। अच्छा जी, मेथड्स जी, कौन से मेथड्स आप पूछ रहे हैं जी? सर मेथड्स कहाँ गए, कौन से मेथड? अच्छा, ट्रांसजेनिक बनाने के लिए, ट्रांसजेनिक मेथड बनाने के लिए जो मेथड्स हैं वो हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, वो अभी आपके उसमें नहीं है। अब जो है आपके पास क्लोनिंग जो है वो बायोलॉजिकल टूल था, अब उससे कॉपियाँ जो है वो तैयार कर रहे हैं। अब एक प्रॉब्लम है, आप लोग कॉपीज़ तैयार करने के लिए क्लोनिंग तो कर रहे हैं, क्लोनिंग के अंदर एक बड़ी प्यारी टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। आप लोगों ने 10th के अंदर एक टेक्निक पढ़ी थी, प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ी थी ना आपने। हम पौधों को
क्या नाम है कॉपी करना चाह रहे हैं तो हम उनकी प्रोपोगेशन करवाते हैं, उनकी स्टेम के ज़रिए, उनके पत्तों के ज़रिए। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये हमारे पास पौधा है, ये इसका पत्ता है, ये पत्ता है, ये पत्ता है, ये पत्ता है, हम क्या लेंगे जी, एक स्टेम लेंगे। स्टेम फॉर एग्जांपल ये इतना स्टेम का टुकड़ा जो है वो मैंने लिया, ये स्टेम का टुकड़ा, इसके आगे भी पत्ता लगा हुआ था, ये स्टेम का टुकड़ा ले लिया मैंने। दिस इज़ द स्टेम। इस स्टेम को जब मैं सॉइल के अंदर ग्रो करता हूँ इस तरह से, तो इस स्टेम से भी नया पौधा बन जाता है। याद है आपको? हम पौधे की स्टेम तोड़ते हैं छोटी सी, उस स्टेम को ज़मीन में लगाते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है। पत्ते लेते हैं, पत्तों से नया पौधा बना सकते हैं, जड़ों से बना सकते हैं। इसको नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम ना अब इतने लंबे चौड़े काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम पौधे के अंदर से छोटा सा टिश्यू लें और उस टिश्यू को लैब के अंदर कल्चर करवा दें। करवा के चेक करें भाई। सपोज ये एक पौधा है, ध्यान से ऑब्जर्व करें। ये क्या है बच्चों? एक प्लांट है। हम इसका छोटा सा टिश्यू ले रहे हैं जी, ये इसका छोटा सा टिश्यू है। व्हाट इज दिस? दिस इज टिश्यू। दिस इज द छोटा सा टिश्यू। अब इस टिश्यू से आप पूरा पौधा बनाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप इसको एक कल्चर प्लेट के अंदर डालेंगे, तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और इस टिश्यू से देखते ही देखते एक पूरा पौधा बन जाएगा। हाँ जी, कुछ समझ आई? कोई स्टेम यूज़ की यहाँ पे? नो। रूट यूज़ की? नो। लीव्स यूज़ किए? नो। क्या यूज़ किया? टिश्यू। छोटा सा टिश्यू लिया, पौधा बन गया, प्लांट बन गया। तो ये जो टिश्यू के ज़रिए आप इंडिविजुअल बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दिस टिश्यू, दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। और ये क्लोनिंग के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ओके, क्लियर? टिश्यू कल्चरिंग ज़रा कमेंट्स में बता दें। सारे स्टूडेंट्स जो हैं मेरे एक सवाल का जवाब देंगे कि टिश्यू कल्चर के अंदर प्लांट के कौन से हिस्से से पूरा प्लांट पैदा करवाएंगे। टिश्यू कल्चर में प्लांट के कौन से हिस्से से पूरा प्लांट पैदा करवाएंगे? लीव से, रूट से, स्टेम से, किस चीज़ से तैयार करवाएंगे? हाँ जी, जल्दी से बताएं। हाँ जी, जल्दी बताएं। स्टार्ट से दोबारा रिपीट कर दें। आधा घंटे का जो है वो लेक्चर गुजर चुका है, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ होता। ओके, हाँ जी, बताएं ना ज़रा। हम प्लांट के कौन से हिस्से से पूरा प्लांट पैदा करवा सकते हैं? रूट से, स्टेम से, लीव से, या टिश्यू से? हाँ जी, तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम किससे करेंगे? वेरी गुड, टिश्यू के ज़रिए। नो, स्टेम से नहीं, रूट से नहीं। टिश्यू कल्चर में हम सिर्फ टिश्यू से करेंगे। जो स्टेम रूट्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इस्तेमाल होंगी। टिश्यू कल्चर में जस्ट टिश्यू से करेंगे। टिश्यू कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो ओनली टिश्यूज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट प्लांट। ये देखें, ये टिश्यू था, इस टिश्यू से हमने पूरा प्लांट पैदा करवा लिया। प्लांट जितने ज़्यादा पैदा होंगे उतनी हमारी फूड में इजाफा होगा। अब एक और नुकसान था जी। नुकसान ये था जी, इन पौधों के ऊपर कीड़े अटैक करते हैं, इंसेक्ट अटैक करते हैं। देखिए ना, इंसेक्ट अटैक करते हैं, टिड्डियाँ अटैक करती हैं, कीड़े अटैक करते हैं, कीड़ियाँ खा जाती हैं। ये सारे कीड़े हैं जो पौधों को खा जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं, इनका नुकसान है, इनसे पोल्यूशन फैलती है। हम क्या करेंगे? हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए उन इंसेक्ट्स को ख़त्म कर देंगे। मसलन एक एफिड होता है, कीड़ा है ये वॉलनट के ट्री को अटैक करता है। वॉलनट मीन अखरोट का दरख्त। सपोज़ ये अखरोट का दरख्त है, सपोज़ कर लें ये अखरोट का जो है वो दरख्त है। इसको जो है ना, ये छोटे छोटे जो एफिड्स हैं ये अटैक करते हैं। अब पहली तो ऑप्शन ये है कि हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, सारे एफिड्स मार दें।
सारे एपिड्स मार दे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम एक बड़ा कीड़ा छोड़ेंगे, इस बड़े कीड़े का नाम है वेस्प। वेस्प, हम इन एपिड्स को वेस्प के ज़रिए ख़त्म करवा देंगे। वेस्प छोड़ देंगे, बड़ा कीड़ा वो सारे छोटे कीड़े खा जाएगा। हाँ ध्यान से, वो जो बड़ा कीड़ा है वेस्प, वो आपके प्लांट्स को ना खा जाए। वो खा गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले टेस्ट कर लेना है कि वो सिर्फ एपिड्स को खाता है, उसका प्रीडेटर है, तो वो किसी और को नहीं खा रहा। अगर आपकी क्रॉप्स में चूहे आ गए हैं तो बताएं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या छोड़ेंगे फसलों में? हाँ जी, आपसे क्वेश्चन है। रैट्स आ गए हैं ना, अब रैट्स को आप चूहे मार दवाइयों से नहीं कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप दवाई स्प्रे करेंगे तो वो प्लांट्स में चली जाएगी, जो खुराक में आएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप दवाई नहीं स्प्रे कर रहे, आप उनको किल करने के लिए क्या छोड़ेंगे फसलों में? हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कैट्स छोड़ेंगे। अब ये जो कैट्स के ज़रिए आपने सारे रैट्स ख़त्म किए ना वहाँ पे, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंट्रोल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। वेरी गुड। अब जो है बायोपेस्टिसाइड के बारे में आपको बता दूं। बायोपेस्टिसाइड ना बैक्टीरिया से बनने वाले जहर होते हैं, टॉक्सिन। ऐसा जहर जो बैक्टीरिया पैदा करता है, लेकिन वो पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन वो सारे इंसेक्ट्स को मार देता है। सो ऐसे टॉक्सिन को, ऐसे जहर को बायोपेस्टिसाइड का नाम देंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया से बना है और बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पेस्टिसाइड क्या करती है? पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करती है। तो हमने ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला गया पेस्टिसाइड लिया, टॉक्सिन जहर जो बैक्टीरिया का था। तो ये मैंने एग्जांपल दी है, कैट्स की वजह से भी ख़राब तो होगा नहीं, इतना नहीं होगा। आपने ज़रा ध्यान से पहले चीज़ चेक कर लेनी है कि नहीं हो रहा, ठीक है? पहले टेस्ट करना है, नहीं ना हमें छोड़ देनी है, ठीक है? तो बात ये थी कि बायोपेस्टिसाइड्स ऐसे जहर हैं, टॉक्सिन मीन ऐसे जहर हैं। हम प्लांट्स को वो टॉक्सिन देंगे ताकि प्लांट्स के ऊपर जितने भी पेस्ट आ रहे हैं वो उस जहर को उस जहर के ज़रिए मर जाएं। लेकिन ध्यान से, वो जहर पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए, ये बात पहले कंफर्म कर लेनी है। इज़ दिस इफेक्ट सीरियस फॉर प्लांट्स? कौन सा इफेक्ट आप पूछ रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा एलोबरेट करें। चलें, बायोपेस्टिसाइड्स कौन है जी? बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं? जहर पैदा करते हैं, ओके? और वो जहर सारे कीड़ों को मार देता है, फसलें बच जाती हैं। सो हमारी खुराक सेव हो रही है ना सेव? तो सेव हो गई। अब सेव करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट भी है, वो मैं आपको आज वाले लेक्चर में नहीं बताऊंगा, वो कल वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो कल से ज़्यादा रिलेट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पौधों की, फसलों को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। सबको पता है? हाँ जी, फर्टिलाइज़र्स का सबको पता है। हम मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, नाइट्रोजन वाले, पोटाशियम वाले, मैग्नीशियम वाले ऐड करते हैं ना। अब हमें नहीं पता कि कौन सा फर्टिलाइज़र या कौन सा न्यूट्रिएंट एसेंशियल है, हमें नहीं पता। हमने एक नया न्यूट्रिएंट सोच लिया कि अब प्लांट्स को ये वाला न्यूट्रिएंट्स देंगे। जब हम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देंगे ना, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। जब प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे वाह वाह वाह, ये न्यूट्रिएंट्स तो बड़े अच्छे थे। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन से न्यूट्रिएंट्स देने से प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कौन से, क्योंकि सॉइल इतना कॉम्प्लेक्स है, आप सॉइल पे डायरेक्ट ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप सॉइल पे अगर न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं ना, तो फिर आपको नहीं पता चलता कि आपका दिया हुआ न्यूट्रिएंट प्लांट को कितना फ़ायदा दे रहा है, वो प्लांट के लिए ज़रूरी है भी या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता। तो हम ये पता करने के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं। ये टेक्निक क्या करती है? ये प्लांट्स को एरेटेड वाटर में ग्रो करती है। ये देखिए, ये प्लांट है, इस प्लांट को हम ग्रो करवा रहे हैं एरेटेड वाटर में, ऐसा वाटर जिसमें एयर भी है, मीन ऑक्सीजन वगैरह भी है। इसमें हम सारा कुछ ऐड करते हैं,
जो न्यूट्रिएंट हमने टेस्ट करना है वो वाला न्यूट्रिएंट भी ऐड कर देंगे और फिर इसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। पहले न्यूट्रिएंट नंबर 1 डालेंगे, ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद न्यूट्रिएंट नंबर 2 डालेंगे, फिर ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे कितनी पैदावार हो रही है, फिर न्यूट्रिएंट नंबर 3 डालेंगे, फिर ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। तो जिससे ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी फिर हम कम्बिनेशन ऐड करेंगे मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स का, 1 बाय 1 ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हो रही है हमारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से। तो जिसमें न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होंगे इन पौधों को ग्रो करवाने के लिए, फिर हम कहेंगे हाँ जी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को सॉइल पर ऐड किया जाए। इससे हमें क्या पता चला, सिर्फ ये पता चला कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो डायरेक्ट सॉइल पे हमें नहीं पता चल रहे थे कि एसेंशियल हैं भी या नहीं, तो हम फिर 1 बाय 1 ऐड करके इसमें चेक करेंगे, फिर जिससे ग्रोथ सबसे अच्छी होगी वो सिलेक्ट कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा एस्ट्रोनट्स को हो सकता है। स्पेस जो है वहाँ पे तो ज़मीन है नहीं, हम ज़मीन पे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ना, तो ज़मीन तो है नहीं वहाँ पे, फिर हम इस तरह हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह ग्रो कर सकते हैं। ये साइंस समझ रही है अब तक कि एस्ट्रोनट्स जो हैं वहाँ पे तो ज़मीन है नहीं इस जैसी, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे फिर इस टेक्निक के ज़रिए सब्जियाँ या वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे। और जो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए अंकल पास्चर ने हमें टेक्निक दी पास्चराइजेशन, जिसमें हम मिल्क को उबालते हैं, दूध को उबालते हैं और उसके अंदर मौजूद सारी चीज़ें बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं और वो हमारे लिए सेव रह जाता है, प्रिजर्व होता है, वो ख़राब नहीं होता। अगर आप उसको उबालते नहीं हैं, उबालने को ही पास्चराइजेशन कहते हैं, अगर आप उसको नहीं उबालते हैं तो वो दूध ख़राब हो जाता है। सो इस तरह ये बायोलॉजी ने हमें टेक्निक्स बताई हैं, कुछ ऐसी थी जिनसे हमने खुराक की पैदावार बढ़ाई है बच्चों, और कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनसे हमने खुराक की पैदावार को बढ़ाने के बाद बचाया भी है, कुछ बचाया है खुराक को और कुछ बढ़ाया है। जिस तरह बीमारी से बचने वाली जो टेक्निक्स हैं वो बचा रहे हैं हम, कुछ में बढ़ा रहे हैं और कुछ में बचा रहे हैं। सो दोनों टेक्निक्स जो हैं वो बायोलॉजिकल सर्विसेज के ज़रिए ही हमने जो है वो सीखी हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह याद कर लेनी है, और इंशाल्लाह कल हम जो है वो डिज़ीज़ कंट्रोल प्लस प्रोडक्ट क्लोनिंग की जो डिटेल है वो कंप्लीट सीखने की कोशिश करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, इन डेफिनेशंस को याद कर लें, टिश्यू कल्चर की, क्लोनिंग की, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आती हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल की। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, रिव्यूज़ लाजमी अपलोड करें, लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं है, सारी डेफिनेशन थी जिनके मैंने नाम लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।